हेलो बेटा, आज हम करेंगे अगला हमारा मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या क्रमागत ह्रास पद्धति। वो दूसरी क्या थी? सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा ह्रास पद्धति या स्ट्रेट लाइन मेथड था। आज हमारे पास डिमिनिशिंग या क्रमागत। तो इस पद्धति में जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य घटता जाता है वैसे वैसे ह्रास की राशि भी घटती जाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि कोई मशीनरी 10,000 की खरीदी है और इस पर रिटर्न डाउन वैल्यू से 10% वार्षिक डेप्रिसिएशन लगाना है एनुअल। तो कैसे लगाएंगे? पहली साल में 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपये। ठीक है, अगले साल के लिए बैलेंस कितना बच गया? 9,000 का। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 9,000 पे। कितना? 900। तीसरी साल 9,000 में से 900 लेस हो गए, कितने बच गए? 8,100। इस पे लगेगा 10%, 810। चौथी साल 8,100 में से 810 लेस कर देंगे तो 7,290। इस पे 10%, 729। इट मीन्स पहले साल में आपका डेप्रिसिएशन 1,000, फिर 900, फिर 810 एंड 729। इट मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू घटते हुई दर से आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसीलिए इसका क्या है? रिटर्न डाउन मेथड कहलाता है। वो स्ट्रेट था कि पहले साल भी उतना ही और आखिरी साल भी उतना ही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर साल घटे हुए प्राइस पे ही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इस पद्धति के गुण क्या हैं? पहला तो है सरल गणना। इस विधि में प्रतिवर्ष नई संपत्तियां क्रय करने पर भी ह्रास की गणना करना सरल रहता है, क्योंकि सभी संपत्तियों पर इकट्ठा ह्रास लगाया जाता है। दूसरा है आय के विरुद्ध समान व्यय। इस विधि में ह्रास तथा मरम्मत व्यय मिलाकर लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष समान बोझ पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या था? शुरुआत में भी इतना ही डेप्रिसिएशन था और आखिरी साल में भी इतना ही, जबकि शुरू में हमारे पास खर्चे कम होते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और बाद की जो आखिरी की सालें होती हैं उसमें क्या होता है? खर्चा ज़्यादा होता है रिपेयरिंग वगैरह का और प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन फिर भी बर्डन उस पर इक्वल ही रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है आय के विरुद्ध समान व्यय। इट मीन जैसे जैसे लास्ट में हमें कम प्रोडक्शन मिलता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन भी कम ही लगाना पड़ेगा। आगे है बाद के वर्षों पर अनुचित दबाव नहीं। जैसे अभी बताया कि इसमें क्या हो जाएगा कि बाद के अगर आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो इट मीन्स प्रोडक्शन कम और डेप्रिसिएशन ज़्यादा, इट मीन्स बर्डन ज़्यादा। लेकिन इसमें इस पे बोझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम तो डेप्रिसिएशन भी कम। अगला है संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं किया जाता। इस मेथड से कभी भी हमारे एसेट्स जीरो नहीं होगी, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारे एसेट्स जीरो थी। आगे है आयकर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि। जो ये आपका मेथड है ये किसके द्वारा? इनकम टैक्स द्वारा मान्य है। इट मीन्स ये लीगल है आपका मेथड, आप इसको आसानी से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके दोष क्या हैं? संपत्तियों को पूर्णतः अपलिखित नहीं किया जा सकता। जैसे उसमें क्या करते थे हम? कंप्लीटली उसकी वैल्यू जीरो कर सकते थे, लेकिन इस मेथड से हम इसकी वैल्यू जीरो नहीं कर सकते। दूसरा है ब्याज तत्व की अवहेलना। इसमें संपत्ति के क्रय करने से में लगाई गई कैपिटल के ब्याज की व्यवस्था नहीं होती। आगे है ह्रास की दर निर्धारण करने में कठिनाई। इसमें ये ध्यान रखा जाएगा भाई क्या इसकी रेट रखें, कम रखें या ज़्यादा रखें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका निर्धारण करना आसान नहीं है। ह्रास की दर ऊंची रखी जाती है क्योंकि संपत्ति के मूल्य को घटकर अवशेष मूल्य तक लाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और यदि ह्रास की दर नीचे रखी जाती है तो संपत्ति पहले ही अप्रचलित हो जाएगी, तो वैसे दिक्कत होगी। तो इस तरह से इसमें परेशानी भी है। अगला पॉइंट है कि एसेट्स की प्रारंभिक लागत और आज तक के ह्रास का पता लगाना संभव। हम स्टार्टिंग और अब क्या डेप्रिसिएशन है इसका एक्चुअल में पता नहीं लगा सकते। उपयुक्तता। तो इस पद्धति से ह्रास लगाना प्राय ऐसी संपत्तियों के लिए जरूरी है या उपयुक्त रहता है जिनका जीवन काल लंबा होता है। जैसे जैसे पुरानी होती जाती है और उन पर मरम्मत में बढ़ता जाता है, जैसे प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो इन पे हम इस मेथड का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका लाइफ टाइम लंबा होता है।
लेकिन जो शॉर्ट लाइफ टाइम के होते हैं उन पे ये मेथड सही नहीं होता। तो ये आपके दोनों मेथड्स दे रखे हैं, इनमें डिफरेंस दे रखे हैं, आप ये लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम करेंगे कल। तो आज आपका यही काम है, आप ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है इसको समझिए, इसके डेफिनेशन एंड इसके मेरिट, डिमेरिट्स एंड डिफरेंस, किसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग बैलेंस दोनों में ही आपको डिफरेंस को भी लिखना है, ठीक है। आप इसको याद करोगे, इसे समझोगे तो ही आप क्वेश्चन निकाल पाओगे, अदरवाइज़ नहीं निकाल पाओगे। तो आप इसमें डिफरेंस कीजिए, ये क्या होती है डिमिनिशिंग वैल्यू, इसको आप अच्छे से समझिए तो ही आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो कल हम करेंगे इसका रिटर्न डाउन मेथड से आपका डेप्रिसिएशन निकालना। आप इसे नोटबुक में भी नोट कीजिए। थैंक यू।